अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं फरहानुल हसनैन आपके सामने आज एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूँ। नुमान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह फरहान ठीक ठाक। आप सुनाएं। नुमान भाई फिर क्या सेशन है आज का हमारा और किस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं? फरहान, जैसे हम प्रीवियसली एक चेन लेके चलते आ रहे जी। थे जिसमें हम रियल स्टेट का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, और लास्ट वीडियो में हमने अपना कंपैरिजन बताया था कि अगर हम गल्फ की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें तो हमारी कोर प्रॉब्लम्स जो हैं, आज उसी को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है। तो आज के टॉपिक में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर, कि उस गवर्नमेंट के ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने ऐसे कौन-कौन से स्टेप्स लिए थे जो रियल एस्टेट के लिए थे, और क्यों लिए थे, और उनका पर्पस जो है वो क्या था, और उनका फ़ायदा क्या हुआ हमें। तो मेनली अगर हम ये कहें कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एस्टेट ड्यूरेशन इमरान खान गवर्नमेंट 2018 टू 22, तो वो गलत नहीं होगा। तो उसी को लेके आगे चलेंगे। ठीक है। क्योंकि बेसिकली मेरा जो पर्पस है फरहान, वो ये है कि हम लोगों को पहले एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए रियल एस्टेट, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे पास मेनली नॉलेज नहीं होता चीज़ों के बारे में। तो हमारे पास हिस्ट्री का नॉलेज, प्रीवियस क्या हुआ, किस-किस ने इनिशिएटिव्स लिए, हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह, उन चीज़ों को भी मैं इसमें ऐड करूँगा। तो आज जो है वो ये मेनली टॉपिक रखने का पर्पस ये है कि अगेन, कि आज की गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में प्रीवियस गवर्नमेंट में ऐसा क्या डिफरेंस था, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि इमरान खान ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए थे और उनके क्या फ़ायदे हुए थे। इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसको मतलब ये 2018 से 2022 का जो टेन्योर है, ये रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट करते हैं। उनके लिए ये बहुत फ़ैसिनेटिंग टाइम था, और क्योंकि उसमें रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा बूम मिला था। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इवन देन जो लोग समझते हैं ना चीज़ को, जी। वो लोग ज़्यादा एप्रिशिएट भी नहीं करते। क्योंकि उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। हाँ, क्योंकि वो वही हम गवर्नमेंट अपना ड्यूरेशन पूरा जी। नहीं करके गई, उनकी पॉलिसीज़ इनकम्प्लीट रह गईं, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो नई गवर्नमेंट से जो है वो हैंडल नहीं हुए, और उसका जो आज तक असर है मार्केट के अंदर वो पड़ा हुआ है। तो आई थिंक सो कि हमेशा इससे प्रीवियस भी जितनी गवर्नमेंट्स गुज़री हैं, उनकी भी पॉलिसीज़ ऐसे ही थी, मतलब वो पॉलिसीज़ कंप्लीट ही नहीं हो पाई। और अगर हुई भी हैं कंप्लीट, तो वो उस ड्यूरेशन के लिए इतनी इनफ नहीं थी कि वो मतलब 5 साल की गवर्नमेंट, या 5 साल तो हर एक ही गवर्नमेंट ने इससे पहले कंप्लीट किए थे, और उसके बाद 5 साल पूरे होना ही बहुत मुश्किल हो गया था। जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक पहले जी, 5 साल बिल्कुल। अपने पूरे करके की थी। तो मतलब कि अब जानना ये है कि क्या वो 5 साल पूरे करने के बाद क्या इफ़ेक्ट डालती? ठीक है? और अगर नहीं पूरे करेगी तो क्या उसमें कसूर किसका था? ठीक है? तो हम इन चीज़ों को आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज स्पेसिफिकली अगेन मैं कहूँगा कि मैं टू द पॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ़ उन 4 सालों के ऊपर रहना चाहूँगा कि जिनमें रियल एस्टेट के अंदर क्या चेंजेज़ आए, क्यों आए, और उनके क्या इफ़ेक्ट्स थे, और क्या उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स थे। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है, वो कंस्ट्रक्शन पैकेज आता है। ठीक है। अगेन मैं थोड़ा-सा अगर इंट्रोडक्शन देता जाऊँ, तो खान साहब ने आते साथ ही रियल एस्टेट के ऊपर इतने ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं दी। कोविड के दौरान जाके उनको सलाहकारों में, जैसे मैंने प्रीवियसली भी एक वीडियो में बताया था, कि उन्होंने मशवरा दिया, और उन्होंने उस मशवरे को स्टडी किया या इम्प्लीमेंट डायरेक्ट कर दिया, तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए। ठीक है? तो उस वजह से करके फिर उनका भी शायद माइंडसेट चेंज हुआ, जबकि वो शुरू में ही रियल एस्टेट के हक में नहीं थे। ना होने की वीडियो भी हम एक अलग से बनाएँगे। आज ख़ैर अगेन कंस्ट्रक्शन पैकेज उन्होंने क्या दिया था, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शायद आप भी जानते हो, जी, जी। क्योंकि मार्केट में सबके सामने आ गई थी। सबसे बड़ा तो उन्होंने ब्लैक मनी पार्किंग दी थी, जो एमनेस्टी आई। एमएनएसटी आई थी जो, और ब्लैक मनी पार्किंग भी स्पेसिफिकली उन्होंने सिर्फ़ कंस्ट्रक्शन में दी, कि जो लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, हाई राइज़ की तरफ जाएँ, घरों की तरफ जाएँ, उनसे कोई पूछ नहीं होगी कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी है, हिस्ट्री में इससे पहले कभी भी किसी ने इस तरह की एमनेस्टी नहीं दी थी। तो इसने कोविड से भी निकाला, हमारे रोज़गार भी दिया, क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस भी एक वीडियो में बताया था कि कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट आप देखें कितनी और सब फ़ील्ड्स हैं। जी। सबसे पहले तो आप सोचें कि गरीब कहाँ जाता है? मज़दूरी पे। तो अगर कंस्ट्रक्शंस का काम तेज़ होगा, तो सबसे ज़्यादा दिहाड़ीदारों के घर जो हैं चूल्हे चलेंगे। ठीक है? तो एक वो बेनिफिट्स मिले। उसके साथ फिर बाकी मटेरियल्स जो हैं, अब इंडस्ट्री चलना शुरू हुई, अगर स्टील है, सीमेंट है, कंक्रीट है, इन सब चीज़ों की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका भी काम तेज़ हुआ।
तो वहाँ पे भी लेबर का जो काम था या लेबर की जो डेली वेजेस थे, वो उनको अच्छे मिलना शुरू हो गए और बट उस इसमें बैड एक टाइम में। चीज और भी थी ना कि अब ये जब एमनेस्टी आई थी कंस्ट्रक्शन की और ये जो रियल एस्टेट की, इसमें ज्यादा जो फायदा हुआ है वो आवाम को हुआ है कि नहीं हुआ? मतलब एक जो हमारा एलीट तबका है रियल एस्टेट का भी, सिर्फ उन्हीं को ज्यादा फायदा इस चीज का हुआ है या नहीं? अगर हम मटेरियल कॉस्ट को देखें तो वो भी इन्हीं सारों में ही एक उन्होंने बहुत बड़ा जंप लिया, हर हर चीज में ही। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो सबसे मेन इशू है वो ये है कि क्या ये जो एमनेस्टी आई थी ये भी करप्शन के पैसे को एक दूसरे जरिए से उसको वाइट करने का तरीका नहीं था? सर देखें अगेन बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत सवाल है आपका कि अगर वो व्हाइट मनी मतलब ब्लैक को व्हाइट करने के लिए ये या फिर उन लोगों को जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि चले आपने ये छूट दे दी कि आप एक प्लाजा खड़ा करें, उसके ऊपर आपसे पूछनी होगी आपने प्लाजा कहाँ से खड़ा किया है। ठीक है। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि अब जब प्लाजा खड़ा हो गया है तो उससे आने वाली इनकम व्हाइट होगी, उससे इकोनॉमी को फायदा तो मिलेगा, रेंटल्स जो आएंगे उसके ऊपर तो चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं ना आप। लेकिन ये है कि ठीक है। वो जो पिछला सारा रिकॉर्ड था, अब एक ऐसा डेवलपर है जिसने बैक एंड पे शायद कहीं करप्शन की हो, उसके बिल्कुल, पास ब्लैक का पैसा पड़ा बिल्कुल हुआ है। ऐसे ही है। अब वो पैसा लगा तो तो रहा है, आप क्या समझते हैं लेकिन इसके ये है कि अलावा और पिछला कोई सारा सोर्स रिकॉर्ड नहीं तो है? खत्म हो गया ना। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं थे प्रीवियसली। सर फाइल सिस्टम के ऊपर जो टैक्स लगा है, वो भी इसी गवर्नमेंट के अंदर लगा था, इसी ड्यूरेशन के अंदर लगा था और इससे पहले सबसे ज्यादा ब्लैक मनी पार्किंग फाइल सिस्टम में हो रही थी। लेकिन मैं आपको एक बात ठीक है। बताऊं, इमरान खान का ना सबसे बड़ा जो इशू है वो ये कि इस के सारे जो फैसले थे और जो बातें थी वो अवाम की हिमायत में और उनके फायदे के लिए तो थी, लेकिन उसका सबसे ज्यादा जो फायदा है वो एलीट नहीं उठाया, अवाम ने कम ही फायदा सर उठाया उस लेकिन चीज का। इमरान खान ने सीखा है ना अपनी गलतियों से, जब अलीड ने फायदा उठाया और अलीड ने उसको ड्राइव करने की कोशिश की है तो खान ने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए हैं। अरे हम आगे चलते हैं, आगे बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी चल जिनसे ठीक आप है। जो है वो करेंगे। अब इसमें बेनिफिट्स अगेन जो हुए, मैं जैसे आपने सवाल किया उसके जवाब में भी कि अब वो जो मनी है बिलियंस ऑफ रुपीज आए, छोटी-मोटी अमाउंट्स नहीं आई, बिलियंस ऑफ जो है रुपीस जो हैं, वो कंस्ट्रक्शन के अंदर लगना शुरू हुए और वो व्हाइट होना शुरू हुए, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये एक बेनिफिट हुआ कि वो इकोनॉमी के अंदर आपका जो एक कंट्रीब्यूशन है, वो ऐड हो रहा है, ठीक है? फिर एक चीज़ जो बन रही है, उस बनने के बाद उसके फर्दर जो उसकी अर्निंग है, जी। उससे इकोनॉमी को बेनिफिट्स मिलने थे और इसके अलावा उन्होंने टैक्स के जो रेजिम्स बनाए, फर्दर जो फिक्स टैक्स कर दिया उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले और हम कोविड में से निकले कैसे? आप कोविड में आप इमेजिन करें कि अगर इससे बेनिफिट नहीं हुए, तो हम कोविड में से इतना स्मूथली कैसे बाहर आए हैं? जब बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज़ को इतने बड़े धचके लगे हैं, वहाँ पे हमारी इकोनॉमी जो कुछ भी नहीं थी, वो इकोनॉमी बड़ी स्मूथली इस कोविड के मतलब क्या कह सकते हैं, टेन्योर से बड़े ईज़िली बाहर आए हैं, तो उसमें एक मेनली ये पॉइंट था। तो ख़ैर अगेन ये कंस्ट्रक्शन पैकेज उन्होंने जो बना के दिया, वो इससे पहले किसी ने नहीं दिया था, जिसने रियल एस्टेट में एक बूम भी बना दिया, जिस बूम के साइड इफ़ेक्ट्स बाद में देखने को मिले। क्योंकि जब बिल्कुल। वो बूम टूटा और मार्केट एकदम जो है वो कोलैप्स की और उसके जो इफेक्ट्स हैं आज हम सब उसके अंदर भुगत भी रहे बिल्कुल हैं, तो ऐसे ही साइड है। इफेक्ट्स भी उसके थे, ऐसा नहीं था कि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं थे। अच्छा तो फरहान कंस्ट्रक्शन पैकेज के बाद जो नेक्स्ट आता है इनका एक बड़ा इनिशिएटिव था, वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, जी, वो 50 लाख घरों वो वाली जो थी। 50 लाख घरों वाली। अब वो स्पेसिफिकली आप देखें कि वो इनिशिएटिव था किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो लोग एक नॉर्मल हाउसिंग के अंदर अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है उनको। इनकी आप बैरिया, डीएचए, स्मार्ट सिटी या इन हाउसिंग के अंदर लें तो इनके जो प्लॉट्स वैल्यूज़ हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं वो 3 साल में एक नॉर्मल गरीब आदमी वो भर सकता है? हुँ। कभी भी नहीं भर सकता। तो मैंने इसका एक प्रीवियस वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि हमें ज़रूरत है। अच्छा, ये जो 50 लाख घरों वाली जो स्कीम थी, ये नया पाकिस्तान वाली, मैं अपनी नॉलेज के लिए ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो 50 लाख घर ये बनाना चाह रहे थे, जी, इसके लिए कोई अलग सी जगह कहीं पर इनको इन्होंने अलॉट की मैं थी आता हूँ इसलिए, उसी की या तरफ जो आता हूँ। उस वक़्त सोसाइटीज़ मौजूद थी या जो नई सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही थी उसमें ऐड अप था इस चीज़ मैं का? उसी की तरफ आता हूँ, स्लो स्लो आता हूँ उसकी तरफ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियसली मैं एक वीडियो में ज़िक्र किया था कि सऊदी अरब में अभी जो एक नई सिटी जो बन रही थी, बिल्कुल एक स्टेट सिटी जो नियोम सिटी के जी, नाम नियोम से थी, सिटी। तो वो सिटी उनके एलीट क्लास के लिए नहीं थी। वो उन लोगों के लिए थी कि जो लोगों के पास घर नहीं है या अफोर्डेबिलिटी इश्यू है, जो बेहतर घर नहीं अपने लिए बना सकते। तो हमारे मुल्क में ये जो हाउसिंग्स हैं, क्या इनके अंदर एक गरीब बंदा अपना घर ले सकता है? तो नया पाकिस्तान की भी इवन आपके भी नॉलेज में होगा जो पॉलिसीज़ आई थी, उसमें भी इनकम का एक सोर्स का मतलब एक स्पेसिफिक था कि जिनकी इनकम इससे बिलो है।
सिर्फ वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता उसके अंदर। तो वो बेसिकली उन लोगों के लिए था जो लोग वाक़ई ज़रूरतमंद हैं, अच्छे घर के लिए, ठीक है? बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था अगेन, लेकिन वो कमिटमेंट जैसे 50 लाख की है ना, वो बहुत बड़ी कमिटमेंट थी। बट ये कि उसमें कुछ हो जाते ना, 1 लाख हो जाते, चलें, अगेन 50,000 वो हो गवर्नमेंट जाते। पूरी नहीं हुई, शायद पूरी होती तो हम उसके बारे में कुछ कह सकते थे। वो तो मैंने शुरू में कहा है कि हमें ऐसे इनिशिएटिव लेने ही नहीं चाहिए जो हमें उम्मीद है कि हाँ, हम अपनी गवर्नमेंट में कर नहीं मैं सकते। यहाँ ये ठीक है, बात करता हूँ कि उस चीज़ को आप रिफ़ॉर्म नहीं कह सकते रिफॉर्म जिसके नहीं कह अंदर, सकते। क्योंकि कोई भी जब जो फैसला आता है या डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो उसकी असल गेम है वो एग्जीक्यूशन है। सर जब तक एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। 60-70% एग्जीक्यूशन नहीं हो नहीं हो जाएगी, जाएगी आप तो उसको रिफ़ॉर्म नहीं कह नहीं कह सकते। सकते, तो नहीं जब कह आप इस सकते। चीज़ को लेकर आए हैं और फिर आपने उसमें ऐसी खुद सर ये जो इक़दामात इफ एंड करने थे बट्स है इस ना, तरह की हमें वो चीज़ों मार के। दे जाते हैं हमेशा कि अगर ये हो जाता, अगर ये हो जाता, अगर हमें टाइम मिल जाता, अगर हमारी हुकूमत पूरी हो जाती, ऑब्वियसली। तो ये जो इफ एंड बट्स है ना, हमेशा हमारे वो कवर अप वो उनके दे जाते हैं। और खैर अगेन शायद हमारा सिस्टम अब इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर रहा है और वो बहुत सारी चीजों को अब अपने कंट्रोल में लेके चल रहा है। हुँ। शायद आने वाले वक्त में बेहतरी हमें देखने को मिले, लेकिन ये स्टेप बुरा नहीं था। लेकिन उस नहीं, स्टेप तो अच्छा था। स्टेप का जो ड्यूरेशन, या अगेन जैसे हमने कहा है कि अगर हमें एक रेगुलेटरी मिल जाती है ना इसके ऊपर, तो इस तरह के स्टेप्स फिर वो समझ में आते हैं कि गवर्नमेंट आए जाए उससे उसको फर्क ना पड़े। ना पड़े। तो आपको ये स्टेप्स लेने से पहले आपको रेगुलेटरी पे जो किया है, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे हैं, तो उनको फिर ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। हुँ। अगर रेगुलेटरी बना लेते तो ये स्टेप उनको समझ में आता था। खैर, आपका सवाल जो है ना, तो उसमें लैंड इन्होंने स्पेसिफिकली अपनी नहीं रखी, उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर से उन्होंने जो है ना वो लैंड एग्रीमेंट्स किए। ठीक है। जैसे टैक्सेस के अंदर कह लें या पेमेंट के अंदर कह लें या मल्टीपल मतलब उनकी अप्रूवल्स के अंदर कुछ कमिटमेंट्स ले लें, ठीक है ना, तो वो उन्होंने अपनी लैंड्स की रिजर्वेशंस करवाई उनमें कि वहां पे वो गवर्नमेंट अपने घर बनाएगी, जिसमें कुछ जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर उन्होंने ऑक्युपाइड किए और कुछ मतलब मल्टीपल आगे पीछे एक्स वाई जी उन्होंने प्रोजेक्ट्स के अंदर ही, तो मेनली और डिलीवर्ड भी उन्होंने कुछ हजार किए हैं। अगेन जैसे आपका पॉइंट है कि लाख भी कर जाते तो बड़ी अचीवमेंट थी उनकी जी। ना, तो हजारों में अगर वो डिलीवर्ड हुए हैं तो वो कुछ भी नहीं, इवन उससे तो ज्यादा मैं कहता हूँ जो फार्म वाले पैसे हैं वो आए होंगे गवर्नमेंट के पास, ऑब्वियसली। ठीक है ना, क्योंकि फार्म की भी एक फी थी, ठीक है। तो खैर, इसके साथ उन्होंने नया पाकिस्तान के जो सेकंड इनिशिएटिव लिया था वो बहुत अच्छा था, जिसमें उन्होंने ओवरसीज की जो फॉरेन रेमिटेंस है ना, उसके लिए भी उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें रोशन डिजिटल अकाउंट्स बनना शुरू हुए, ठीक है, और ओवरसीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया कि वो इजीली अपने रेमिटेंस को वहां से पाकिस्तान में ट्रांसफर भी करेंगे, और उसी के अंदर उन्होंने एक जो है वो पोर्टफोलियो दे दिया कि वो अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं घर में या प्लॉट में या एक्सवाइजी कहीं पे भी करते हैं तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी दे दी। ये एक अच्छा स्टेप था, जिसमें ओवरसीज़ के ऊपर ये टेंशन खत्म होगी कि मैं वैसे पैसे भेजूँगा, उसके ऊपर टैक्स कटेगा, उसके ऊपर मुझे पूछ होगी या मुझे उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। क्योंकि बेसिकली ओवरसीज़ हमारा टैक्स तो नहीं देता यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ओवरसीज़ को ये छूट दी गई है कि वो पास पैसा पाकिस्तान में लेके आएँ और वो उनका मतलब टैक्स फ्री पैसा होगा। जब यहाँ इन्वेस्ट होता है, उसके बाद फर्दर उनके जो नहीं, आगे जो ये खर्चे पैसा हैं। यहाँ पाकिस्तान भेजते हैं, उस पे टैक्स नहीं होता। और जो वहाँ से यहाँ आता है, जी। उसमें ईज़िली मतलब मूव होता है। फिर यहाँ जब वो कहीं पे भी प्लेस होता है, तो मेरे ख़्याल में उस पे टैक्स लगता है। ठीक है, जो ओवरसीज़ का मेनली इश्यूज़ आते हैं कि टैक्सेस ज़्यादा होना, कम उसके होना, विथड्रॉल में तो ठीक मेरे है ना? ख़्याल है होता ही विथड्रॉल होगा में तो टैक्स। होता ही है, डेफ़िनिटली वो बैंक भी इन्वॉल्व है, मल्टीपल सोर्सेज़ और इन्वॉल्व हैं, ठीक है? लेकिन बेसिकली जो ओवरसीज़ रेमिटेंस है, उसके ऊपर पूछ-पड़ताल कम होती है बनिस्बतन बाकी अमाउंट के अंदर यहाँ पे ठीक है। जो होती है। तो ख़ैर, ये जो ओवरसीज़ वाली पॉलिसी थी उनकी, ये काफ़ी एक मैं समझता हूँ बेहतर पॉलिसी थी, ठीक है? जिसने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया और ओवरसीज़ की शायद जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली है उनको, वो भी इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से करके उनको मिली है। अगेन लास्ट हमारा और उसके बाद हम फिर ओवरऑल के ऊपर डिस्कशन के ऊपर आते हैं, जिसमें उन्होंने रेगुलेटरी जो है, उसके जी। ऊपर काम करने की कोशिश की, जिसमें रीरा बनाने की कोशिश की या रीरा की पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे और उनकी वो नाकामी ही वो बहुत सी ऐसी चीज़ों में नाकाम रहे हैं। खैर अगेन उसमें अगेन इफ एंड बट्स आ जाते हैं, अगर पूरी होती तो हम ये कर लेते, ठीक है, लेकिन खैर वो स्टेप अच्छा था, काफी मेहनत की, काफी स्ट्रगल की उसके उसको, क्योंकि वो प्रॉपर एक मिनिस्ट्री बना रहे थे, ठीक है, अगेन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट हो जाता, वो अगर बन जाती एक जैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे हमने प्रीवियसली बताया कि दुबई में जो रीरा काम कर रहा है वो ट्रांसपेरेंसी में नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंसी फ्री है वो, गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट्स हैं लेकिन वो इदारे की हैं, इन्वेस्टर्स की नहीं है,
उनके नीचे कंस्ट्रक्टर्स, बिल्डर्स उनकी नहीं है, ठीक है? तो अगर ये शायद मिनिस्ट्री बन जाती तो उसके एक अलग प्रोन्स एंड कॉन्स होते, ठीक है? तो शायद नाकाम भी इसीलिए हुए कि वो मिनिस्ट्री बना रहे थे और हुँ। सरकारी अफ़सर उसके ऊपर लगते और ही मतलब उसके इम्पैक्ट्स अब निकलते हैं वो उसके तो फिर अंदर। देखिए ना, एक ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम की हायरार्की है वो इसी तरह की है कि इवन अगर कोई मिनिस्ट्री बन भी जाती है, इस चीज़ के लिए मेरे ख्याल में हमने अपने एक वीडियो में ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि अगर वो सारी जो रिफॉर्म्स हैं वो यहाँ हो भी जाती हैं, गल्फ वाली, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोविड एक बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है? कोविड के दौरान ओवरऑल इंटरनेशनली मतलब हर कंट्री जो है उसने अपने अदर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनको रोक दिया क्योंकि अपना सर्वाइवल मुश्किल हो गया था, किसी दूसरे को क्या सपोर्ट करना था। तो एक कोविड एक बड़ा इश्यू था, लेकिन उसमें से चले अगेन और खान साहब ने भी शायद कोविड को देखा-देखी ही ये मिनिस्ट्री भी दी और बाकी मामलात भी किए कि अब और कोई चारा नहीं है, ब्लैक मनी की पार्किंग दो कहीं पे ताकि मुल्क इस हाल से निकले और शायद उसी वजह से निकला भी है। और उसके अलावा जो इन्होंने कमिटमेंट की 50 लाख घरों की, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, ठीक है? और डेफ़िनेटली एक इज़्ज़त-बेइज़्ज़ती का सवाल भी बन गया। ये भी एक इश्यू बना उनका। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बैंकों के अंदर ना एक स्पेसिफ़िकली उनको फ़ोर्स किया कि आप एक फाइनेंशियल मॉर्गेज बनाएँ जिसके अंदर आप जो है वो लो क्लास जो है, मिडल क्लास लोग जो हैं, उनके लिए एक बजट सेट करें जी। कि उनको ईज़ी इंस्टॉलमेंट्स में या उनको फाइनेंसिंग जो हाउसिंग फाइनेंस है ना, उसके लिए एक रिज़र्व बजट रखें अपना। या स्टेट के लिए भी किया और साथ में बैंकों को भी उन्होंने फोर्स किया कि आप ठीक भी है। जो है वो लोगों को इजी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उनकी फाइनेंसिंग लगाएं हाउसिंग के लिए स्पेसिफिकली। तो वो कामयाब तो हुए उसके अंदर, लेकिन वो जीडीपी का टोटल 0.25 निकला वो, हाँ। जो ना होने के बराबर था। अब मैं तो यही तो अब बात कर रहा हूँ ना कि एग्जैक्टली अगर साढ़े 3 सालों में आप उसको 1% तक भी नहीं लेके जा पा रहे। सर, इंडिया 10% पे खड़ा है, हम चले जी। 5 तो ले आते हम ना अपने आप मैं को, मैं वन ठीक है परसेंट की ना? बात करूँ, 0.25% कहाँ है और 1% कहाँ? 0.5 एग्जैक्टली तो ऐसा ही आप है। 1% भी नहीं लेके आ पा रहे तो फिर ये कामयाबी तो ना हुई। फिर बात बिल्कुल वही आ जाती है कि सिर्फ एक इनिशिएटिव ले लेना, स्टेप ले लेना काफी नहीं काफी होता। नहीं होता। सबसे ज्यादा जो गेम है इस सब चीज में वो एग्जीक्यूशन की है। एग्जैक्टली और लास्ट वही अगेन रीरा का फेलियर जो है, मतलब हम्म। रीरा जैसे डिपार्टमेंट का फेलियर जो है वो बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं बीच में, जैसे इन्होंने काम जो है वो स्पीड अप किया। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं जैसे कि उनका जेल में जाना। नहीं है जेल में जाना, वो तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में रियल स्टेट को धचका लगा था, ठीक है ना? कि हाँ, रियल अगर एस्टेट को वाकई एग्जैक्टली उसके ऐसा बाद ही है, काफी। सबसे बड़ा धचका था उनका, इवन उनकी गवर्नमेंट का उतरना भी पहला धचका था, ठीक है? अच्छा, फिर उसमें 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 तो एक एक जो पहलू है वो ये भी है कि जो जनरल बाजवा साहब थे उनका खुद भी काफी इंटरेस्ट होता था रियल एस्टेट में, तो फिर वो भी नहीं रहे और ये भी नहीं रहे। ये भी नहीं रहे। तो उस चक्कर में आके रियल एस्टेट को नुकसान जो पहुंचा है एग्जैक्टली उसकी वजह ये भी एक बनती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन अगेन है जो बेहतर काम उन्होंने किया, उन्होंने बड़ा एक तेजी लाई उन्होंने इसके अंदर, ये जो डिजिटलाइज्ड हुआ हमारा पटवार खाना पंजाब का और सिंध का, उसमें बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई और इस गवर्नमेंट के लिए मैं बड़ा हाँ, आसान ये हुआ एक बहुत उसको, और ये भी जबरदस्त स्टेप बहुत था, जबरदस्त स्टेप ये था वाकई। उनका। स्टार्ट तो मुशर्रफ ने किया था, लेकिन कंप्लीशन नहीं हो पाई और इन्होंने आके उसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया और उसको फाइनली है अगेन फाइनल स्टेज तो ये गवर्नमेंट क्रेडिट ले गई है, लेकिन अगेन ये हम मानेंगे कि उस गवर्नमेंट में काम सबसे ज्यादा उसके ऊपर हुआ। तो अगेन है पॉलिसियां लॉन्ग टर्म थी, जो मेरा एतराज बनता है या अवाम का एतराज बनता है कि हमेशा गवर्नमेंट्स आती हैं, पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करती हैं और वो पॉलिसियों को ये नहीं सोचती कि हमारी गवर्नमेंट का ड्यूरेशन 5 साल है। पहले 1-2 साल तो वो गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को समझने में या बजट और फाइनेंस और या अपने आप को स्टेबल करने में, क्योंकि इलेक्शन का पैसा उन्होंने वापस भी तो लाना है, जो उन्होंने इलेक्शंस पे खर्चा किया होता है। तो उसके बाद आखिरी 3 सालों में अवाम के ऊपर लगना होता है, तो वो प्रोजेक्ट की जो वैलिडिटी या मुद्दत है वो आप 30 साल रख लें। हम्म। टाइम आपके पास 3 साल है, ठीक है? तो उस पे आप पैसा भी ब्लॉक करें, अपना टाइम भी वेस्ट करें और इन द एंड आप नतीजा भी कुछ ना दें, ठीक है? तो इससे तो मैं अच्छा है मेरा पीपल्स पार्टी, जिसने तल्लक ही कोई नहीं डेवलपमेंट के साथ, आओ नौकरियां बांटो, ठीक है? एग्जैक्टली यार, कि आओ नौकरियां बांटो, उसके बाद वो 30 साल की नौकरी है उस बंदे की, वो 30 साल के लिए आपका रिजर्व है, आपका वोटर है आपका, बिल्कुल ठीक ऐसे है ही ना? है। उसको सैलरी आ रही है, उसका चूल्हा चल रहा है, दैट्स ऑल, या ठीक फिर है? कमीशन पे काम करवाते जो। कमीशन कमीशन तो है, चलो वो जो अपना काम उनका वो साइड बाय साइड चलता रहता है, लेकिन जो वोट कैच करने का उनका तरीका है ना मेनली, वो नौकरियां बांटो। तो सबसे पहले तो जो चीजें हैं ना करने वाली खान साहब के लिए, वो ये थी कि उन्होंने जो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री दी थी ना, पहले उसको कंट्रोल करते,
कुछ भी और करने के बजाय ना पहले उस जो ब्लैक पार्किंग थी उसको कुछ लीगलाइज करते, उसको स्टॉप करते, मार्केट को कंट्रोल करते, क्योंकि वो जो बूम उन्होंने बनवा दिया था ना, जी। वो उन्हीं के हाथों कंट्रोल होना बहुत जरूरी था आने वाली किसी भी गवर्नमेंट में। और शायद अगर वो कंट्रोल कर जाते इसको ना, तो ये हाल ना होता आज हमारे रियल स्टेट का। ठीक है, तो वो कंट्रोल ना होना, या शायद उनके पास वे आउट पॉलिसी नहीं थी कोई भी। अगेन जैसे आपने कहा है बाजवा साहब का इंटरेस्ट था, ठीक है, तो उसके बाद वो वही बात है ना कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के अलावा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। सर अब तो दुनिया मानती है, हम सिर्फ हाँ, हमारा क्या पता तो होना। आप अब जो दूसरी बात है कि 4-5 साल का टाइम पीरियड को देख के आप डिसाइड करें कि आपने क्या-क्या इनिशिएटिव और स्टेप लेने। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी तो बाज़-औक़ात चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर ये है कि हमारे यहाँ मसला एस्टेब्लिशमेंट वाला आ जाता है, तो वो जो गट्स जोड़ है, इसके अंदर पिसता कौन है? अवाम, जिसके लिए कोई रिफॉर्म्स हो ही नहीं पाते। अब हाँ, ऐसी तो बात नहीं कि कोई भी चीज़ है वो 3-4 सालों में कंप्लीट हो लेकिन जाए। आप हिस्ट्री में अगेन आप रिवाइज जाके देखें ना, पीछे भी हुँ। प्रीवियसली भी, अभी जो तो जो एमओयू करके आए हैं अमेरिका में, वो भी उसका जो टाइम पीरियड है वो भी 10 से 15 साल का है। लेकिन खैर अब अगेन हर जगह पे आपकी जो डिफेंस है ना, आर्मी है ना आपकी, वो बीच में गारंटी में है। हुँ। ठीक है, अब इवन सी पैक के अंदर भी उन्होंने काम रोक दिया, इवन देन खान साहब की गवर्नमेंट में रोक दिया, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने कहा जी आर्मी गारंटी दे हम रोकेंगे, क्योंकि उनको भी पता है यहाँ के माई बाप आर्मी वाले हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इवन अब तो भाई इंडिया भी जंग करता है, तो जंग के साथ कहता है भाई उनकी गवर्नमेंट का तो कोई अमल दखल है ही नहीं, उनके डिसीजन सारे तो फौज के हाथ में होते हैं। हुँ। और हकीकत भी यही है, हमारी फौज के हाथ में ही सारे डिसीजन होते हैं। ठीक है, तो अब वो जो मैं कहता हूँ बेहतरी आई शायद, क्योंकि अगेन स्टेट गवर्नमेंट आती है जाती है, अब गारंटर जो बैठा हुआ है वो करवा लेगा। ऐसा ही है। ठीक है ना, नहीं, उसको मैं तो उसको करवाना बड़ा आता है ज़बरदस्त ना। स्टेप कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ अगर है तो फिर उसको खुल के हो जाना उसको हो चाहिए। जाना चाहिए, अब फायदा ठीक है, अवाम को मिलना फ़ायदा चाहिए, उसका दैट्स हो। ऑल। हाँ, ठीक है ना, कि उसका फायदा आम अवाम, गरीब अवाम को मिलना चाहिए, वो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट नहीं रहने चाहिए, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए, ड्यूरेशन 30 साल क्यों ना हो। हाँ, बिल्कुल। तो फरहान, जो मेनली मैं आपको बात बताने का पर्पस था, इस टॉपिक को छेड़ने का पर्पस ये था ना, कि ओवरऑल आप अगर चीजों को छानेंगे ना, टटोलेंगे ना, तो इस गवर्नमेंट ने रियल स्टेट के ऊपर काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स, मतलब स्टेप्स लिए हैं उन्होंने, जी, प्रीवियस की निस्बतन या करंट की निस्बतन ना। हम करंट को आगे डिस्कस करेंगे, करंट गवर्नमेंट ने उसको नहीं संभाला, इसके लिए संभालना एक अलग चाहिए टॉपिक था, रख उसके लेते लिए हैं एक कि अलग दिन होगा हमारा इंशाल्लाह, जी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगेन इस गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा सोच विचार किया इस इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, प्रीवियसली भी कुछ गवर्नमेंट्स ने या कुछ डिक्टेटर्स ने इसके ऊपर काफी सोच विचार किया, जैसे अगेन बाजवा साहब का इंटरेस्ट था शायद इसमें भी, इसी वजह से करके इतना ज्यादा सोच विचार भी हुआ। ठीक है, लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है ना, जो पॉइंट है ना इसको बताने का, वो है कि हम कोविड में से कैसे निकले। हुँ, सिर्फ इसलिए कि हमें रियल स्टेट ने निकाला उसमें से, उस दौरान में, मतलब कि इतने बड़े आप, जहाँ पे दुनिया जो है वो सर्वाइवल्स के अंदर जंग लड़ रही है, बिल्कुल। और आप उसमें से सिर्फ एक रियल स्टेट के बल के ऊपर निकल आए, और कुछ भी नहीं था मुल्क के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक सो कि वो आपको इस बैड क्राइसिस से तो क्यों नहीं निकाल सकती, जिससे हम 70 साल से हम लड़ रहे हैं। ऐसा ही है, रियल ठीक है, एस्टेट को आप अब जब रियल एस्टेट इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुका है, आप इसको इग्नोर नहीं कर इग्नोर नहीं सकते। कर सकते और हम। आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नहीं रह सकते कि खान आप साहब टैक्सेस ने लगा के इन स्पेशली चीज़ों को कर मेरे दें। हाल में इस पे क्रिप्टो के ऊपर भी बड़े इनिशिएटिव्स लिए, बंदा एक जर्मनी से उठा के वो लेके आए यहाँ पे आके उन्होंने उसके ऊपर। तो पॉइंट ये है कि आप क्रिप्टो जो जुमा जुमा 4 दिन हुए हैं मार्केट में आया हुआ है, मतलब 10-15 साल या 20 साल लगा लें पाकिस्तान में आया हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप जो है करंट गवर्नमेंट भी रेगुलेटरी बना रही है उसके जी, ऊपर। बिल्कुल। तो रियल स्टेट जो शुरू से चलती आ रही है उसके ऊपर रेगुलेटरी क्यों नहीं बनती। हुँ, ठीक है, रेगुलेटरी ही इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, उन्होंने भी कोशिश की, इस गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए, और इसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए, ये हमारा आज का मुद्दा है। और सबसे ज्यादा अगेन काम उस गवर्नमेंट में हुआ, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। साइड इफेक्ट्स उसके जो भी आए, XYZ, वो करंट गवर्नमेंट जो है वो भी तो अब देखें, बन रहे हैं, इंटरचेंजेस बन रहे हैं, रोड स्ट्रक्चर बन रहे हैं, सबसे ज्यादा बन रहे हैं। मैंने कहीं पे सुना था, अब मुझे नाम याद नहीं है कि किसने कहा था, लेकिन बात बड़ी खूबसूरत थी, मैं इसको खत्म करता हूँ उस बात के ऊपर। कि उसने कहा कि अगर आप अपने मुल्क को ग्रो करना चाहते हैं ना, तो आप अपनी रोड स्ट्रक्चर जो है ना उसके हुँ, ऊपर काम करें, ठीक है। उनकी मतलब रोड्स बेहतर हो, इंप्रूव हो। और अगर आप चाहते हैं आप उससे भी तेजी से ग्रो करें, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी पे जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ताउम्र ग्रो करते रहें और आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम ना आए ना, तो आप अपना एजुकेशन पे वर्क करें। बिल्कुल ठीक ठीक बात है है, ये। तो आई थिंक सो कि हमें सबसे पहले अपनी एजुकेशंस पे काम करना चाहिए। अगेन मेरा एक लास्ट पॉइंट होता है सर, हमारे। ये तो वो मेरे एक दोस्त हैं, मैं वैसे इस तरह की बात करता नहीं हूँ। लेकिन ये कि वो ये कहते हैं कि
वो हम इसी तरह ही बैठे थे तो यही रोड स्ट्रक्चर्स और आजकल जिस तरह इंटरचेंजेस और हर तरफ प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और काम हो रहा है, तो बात हो तो कहते हैं यार ये लोहार हैं, तो इसलिए जो है ये इनका काम सिर्फ रोड्स बनाना ही है। लोहारों को भी तो कोई चला रहा है ना। तो अगर वो जो आप अभी जो आपने बात की है कि अगर एजुकेशन जो है सबसे मेन चीज वो है, तो अगर एजुकेशन में भी कहीं सरिया डाल दिया जाए ना, तो ये उसके लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे काम। एग्री एग्री एग्री। तो सिर्फ कोशिश करते हैं फिर एजुकेशन में ही सरिया डालें, क्योंकि वैसे तो काम हमारा होना नहीं है ना। तो दैट्स ऑल फरहान, आज का यही है, हमारा छोटा सा ही था क्योंकि खान साहब ने 4 सालों में यही कुछ ही किया था। वो ज्यादा कुछ करने के शायद ये फिर उनके सपोर्टर्स हैसियत बुरा नहीं मना थी। जाएंगे। आप हम ये कह तो देते हैं कि रियल एस्टेट के लिए उन्होंने सिर्फ ये किया था, बाकी अदर चीजें उनकी जो है वो तो, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है या जो हमारा जो सेशन है ये कोई सियासी वो से ताल्लुक नहीं रखता। गठजोड़ वाला नहीं है हाँ, हमारा, हम तो हम सिंपल एक सिर्फ प्लेनली रियल एस्टेट को लेके चलते हैं, और जो और अदर आगे आने वाले दिनों में जो अदर इन्वेस्टमेंट्स के जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर भी हम बात करते हुए आपको नजर आएंगे, और जो गाइडेंस है आपके लिए फेयर गाइडेंस आपके लिए लेकर आएंगे। यही हमारा मकसद है यहाँ पे बैठने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपने फीडबैक से, अपनी राय से हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।